नर्मदे हर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सिलिकॉन सिटी इंदौर में निर्माणाधीन मां नर्मदा मंदिर हेतु आप अपना अंश दान अवश्य करें। अत्यधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। चैतन्य भैया, नर्मदे हर वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्या विचार रखते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब मैं मेरे यदि जानकारी के हिसाब से देखूं तो पिछला जो महासभा का चुनाव था उस समय से इसकी मांग निरंतर उठती आ रही है। तो अब जाके एक समाज में मैं बोलूँगा कि एक आंशिक जागरूकता आई है, जिससे कि आज हम एक थोड़ा सा उसके सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हैं कि समाज कहीं ना कहीं आज की तारीख में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की मांग कर रहा है। पर उस मांग को लेकर महासभा ने भी अपने थोड़ा सा उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाया है और महासभा ने अपना एक मंशा जाहिर कर दी है कि यदि उन्हें इकाइयों की तरफ से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लेके यदि कोई प्रस्ताव मिलता है तो वो इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। पर मेरा उसमें एक चीज़ ये बोलने की है कि महासभा इकाइयों से इस चीज़ की डिमांड कर रही है, पर जबकि महासभा इस चीज़ को एक आम सभा बुलवा के ये प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें सारे इकाई के जो भी पदाधिकारीगण हैं या इकाई के जो भी स्वजन हैं वो सारे उस इकाई में उस आम सभा में एकत्रित हो सकते हैं। और वहीं पर इसको इतनी लंबी प्रक्रिया न करते हुए एक आम सभा यदि बुलवाई जाती है तो आम सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव पारित कर संविधान संशोधन यदि हो जाता है व्यवस्थित तरीके से तो आने वाले 2025 फरवरी के पहले जो महासभा के चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पे हो सकते हैं और बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी रोक रुकावट के ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हो पाएंगे। चैतन्य भैया, फरवरी 2025 में अगर चुनाव होना है तो उसके पहले वोटर लिस्ट भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हमारा वोटर मायने रखता है, वो कैसे होगा? आम सभा हो गई, संविधान संशोधन हो गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रत्येक इकाइयाँ जो है उसमें से हो सकता है कुछ इकाइयाँ जो अभी नई बनी है उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने क्या, पर जनरली जो पुरानी इकाइयाँ बनी हुई है जो आज से 25 साल 50 साल पुरानी संचालित हो रही है, उनके पास आज की तारीख में उस एक समाज का पूरा डाटा जो है वो उपलब्ध है। उनको सिर्फ उसमें कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट करके एक मतदाता सूची तैयार करनी है कि 18 साल के जनरली मतलब मैं मंडलेश्वर इकाई में रहता हूँ और मैंने जो जितना इकाई को समझा है उस इकाई में आज भी समाज के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य का नाम उस सूची में जुड़ा हुआ है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये एक रॉ डाटा समाज के पास तैयार है, जिसको सिर्फ थोड़ा सा अमेंड करके उन्हें 18 वर्ष से ऊपर तक के जो भी मतदाता बंधु हैं उनके नामों की सूची का एक मतदाता सूची बनानी है, जिसमें कि शायद मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा समय लगने की जरूरत होगी। फरवरी में 18 वर्ष माना जाएगा या आज की डेट में 18 वर्ष माना जाएगा? उसको हम यदि उस तरीके से लें कि जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसमें एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। जैसे यदि हम मान लें कि 1 जनवरी 2025 को यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर रहा है, भले ही आज यदि हम चाहें तो उसका नाम नवंबर में हम उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस समय पे 1 जनवरी के बाद का जब यदि चुनाव की कोई तारीख आती है उस समय पे वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा। हाँ, ये जरूर है कि 1 जनवरी 2025 के बाद का जिनका 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है उनको हम इस मतदाता सूची से अलग कर सकते हैं। हाँ, अगले चुनाव के लिए उनको अगले चुनाव के लिए उनको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में फायदे क्या देखते हो आप? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में सबसे बड़ा फायदा जो मैं सोचता हूँ, मेरा शुरू से एक कंसर्न रहा है कि युवाओं को समाज से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। और आज की तारीख में जो मैं परिस्थितियां देख रहा हूँ उसमें समाज का जो युवा वर्ग जो है वो हार्डली समाज से 5% से ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे समाज का जो युवा है, आज कोई मुंबई में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई पुणे में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई अब्रॉड बैठा हुआ है, पर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से तो टच रख रहे हैं पर समाज से टच उनका
बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम यही प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से यदि हम इनको समाज से जोड़ते हैं और यदि ये अपना मतदान करते हैं महासभा के लिए, तो ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, समाज में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, महासभा में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। और यदि इनका महासभा में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आने वाले समय में हम प्रत्यक्ष प्रणाली को जो आज बात कर रहे हैं, जो हमें धीरे धीरे संशोधन के उसमें लाना है कि धीरे धीरे हम उसको अपडेट करेंगे, तो वो अपडेशन इन युवाओं के ही माध्यम से हो पाएगा, क्योंकि ये सारे युवा आज के समय में टेक सेवीज हैं। ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी राय दे सकते हैं हमें इस प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव को आगे ले जाके किस तरीके से हम पूरे समाज में कितनी आसानी से इस चुनाव को हम संचालित कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन आने वाले समय में एक युवा ही हमारा कर पाएगा। चेतन भैया, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है भिन्न भिन्न मंचों पे कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अगर लागू हो जाती है तो धनाढ्य लोगों का वर्चस्व इसके ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि धनाढ्य लोग यदि समाज से जुड़े हुए हैं तो वे अपना काम कर पाएंगे, और यदि वे समाज से जुड़े हुए नहीं है, समाज के कार्यक्रमों में आना जाना नहीं कर रहे हैं, समाज के युवाओं के लिए कुछ सोच नहीं रख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं के विवाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से कोई धनाढ्य व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। मतलब कि पॉपुलर चेहरा होना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है पॉपुलर चेहरा। यदि हम सीधी सी बात करें, हम दूसरे चुनाव देखते हैं, जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव देखते हैं, तो वहां आप खुद देखेंगे कि कौन जीत रहा है। हो सकता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, पर यदि वो पॉपुलर चेहरा नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत सकता। उसमें धनाढ्य होना या निर्धन होना या सामान्य स्तर का होना वो कोई मायने नहीं रखता है। प्रत्यक्ष चुनाव में समाज पैनल में नहीं पड़ जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर पैनल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मेरा जहां तक सोचना है कि समाज उसमें एक होगा। अभी यदि हम बात करें कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उसमें पैनलें ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो पिछला ढर्रा जो चला आ रहा है उसी ढर्रे को लोगों ने बिल्कुल हर तरीके से डिवाइड कर रखा है। आप निमाड़ से हैं, आप मालवा से हैं, आप भुवाना से हैं, और अब और एक नई वो चालू कर दी है, आप प्रवासी हैं। तो हम निमाड़, मालवा या भुवाना की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नार्मदीय समाज की। और नार्मदीय समाज तब एकत्रित हो पाएगा जिस समय पे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी और सारे समाज के लोग एक जाजम पे खड़े होके किसी भी प्रत्याशी के लिए मतदान करेंगे। महासभा द्वारा एक लेटर जारी किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या चाहते हैं? इकाई अध्यक्ष क्या आगे स्टेप ले, या महासभा ने या वरिष्ठों ने मिलकर या संरक्षकों ने मिलकर आगे क्या कदम उठाने चाहिए? मेरा तो उसमें सीधा सीधा सा ये है कि महासभा ने अभी जरूर एक सूचना पारित करी है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लेके इकाइयां अपने लेख या प्रस्ताव महासभा को भेजे, पर इकाइयां भेजती हैं वो एक अलग विषय है। पर मेरा जहां तक मानना है कि महासभा खुद उसमें सक्षम है। महासभा यदि आम सभा बुलाती है और आम सभा बुला के ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से, क्योंकि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी पारित होगा, इसमें एक चर्चा परिचर्चाओं का दौर भी हो जाएगा कि भाई इस चुनाव प्रणाली में क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। वो पूरे समाज का हमें एक व्यापक तौर पे हमें एक मत मिल सकता है। और इस प्रस्ताव को पारित करके अभी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अपेक्षित है, जो कि दे रखा है संशोधन के लिए, यदि एक आम सभा बुलवा के इसको भी पारित कर लिया जाए तो इस प्रस्ताव को भी संशोधन में जोड़ के एक साथ पूरा संविधान पारित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं चैतन्य भैया। मैं चाहता हूं समाज हित में महासभा यह कदम बड़ी जल्द उठाए और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम जन की जो इच्छा है अपने महासभा अध्यक्ष को चुनने की वो पूरी हो। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे।